सबसे पहला टॉपिक गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं भैया? ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स प्रोटॉन पंप। हमारे पास क्या होता है? देखो, स्टमक होता है, स्टमक के अंदर हमारी पेरिटल सेल्स होती हैं। पेरिटल सेल्स के अंदर कुछ हमारे पंप होते हैं प्रोटॉन, जो कि हमारे प्रोटॉन पंप के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रोटॉन पंप का मतलब होता है हमारा H+ का पंप, यानी कि H+ यानी कि हमारा जो HCl का सिक्रीशन करने में हेल्प करता है हमारे स्टमक में। और अगर हम इस प्रोटॉन पंप को बंद कर देंगे, यानी हम इस HCl के सिक्रीशन को बंद कर रहे हैं। HCl के सिक्रीशन को बंद करना यानी HCl का पूरा जो प्रोडक्शन है उसको रोक देना। और अगर ये रुक गया तो हमारे बॉडी में एसिड का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम अपने स्टमक में जो एसिड का सिक्रीशन है उसी को किस तरीके से घटाते हैं यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, यानी पीपीआई क्या करते हैं? ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स में प्रोटॉन पंप्स को। ठीक है। दिस एंजाइम प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ H+ एंड K+ आयन। जो हमारा प्रोटॉन पंप है ये क्या करता है? ये एक्सचेंज को प्रमोट करता है। किसके? H+ के और K+ आयन के। यानी कि सपोज अगर ये पंप है और यहाँ पे अंदर आना है तो यहाँ पे अगर कौन आएगा? यहाँ पे H+ आएगा तो यहाँ से कौन बाहर जाएगा? K+ जाएगा। ठीक है। तो ये इसी के एक्सचेंज को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। विच आर रिक्वायर्ड फॉर मीडिएटिंग द HCl सिक्रीशन, जो कि हमारे HCl के सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। PPI induce 80 to 90% inhibition of basal, nocturnal and food stimulated acid level after the single administration। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक बार अगर PPI आपको दे दी गई तो क्या करेगा? वो आपके बेजल प्लस रात में जो होने वाला एसिड सिक्रीशन है, नॉक्टर्नल सिक्रीशन एंड फूड से स्टिमुलेट होने वाला सिक्रीशन। जैसे ही आप कोई फूड देखते हैं, आपके पेट गुड़गुड़ करने लगते हैं, आप कहते हैं सर भूख लगने लगी है, कुछ देख लिया है, तो क्या होता है? वो जो आपको फूड देखने से जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है इसको भी वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन से। फोर्थ पॉइंट क्या है? पीपीआई रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम। पीपीआई क्या करता है? एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। जो कि एंजाइम हमारे स्टमक वॉल में प्रेजेंट है उसको वो क्या करता है? ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारा एसिड सिक्रीशन कम होता है। रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय स्टमक प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ अल्सर्स, ऑल्सो फैसिलिटेट द हीलिंग ऑफ अल्सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। पहला चीज, एक इसको देने से अल्सर नहीं होंगे जो हमें फ्यूचर में हो सकते थे। दूसरा, जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको भी ये क्योर करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड अगर हमारे बॉडी में कम होंगे, हमारे स्टमक में कम होंगे, तो ये उसको और इरोड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये कहाँ भी होते हैं? सर इसोफेगस में, स्टमक में और हमारे ड्यूडेनम इंटेस्टाइन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। क्लासीफाई करें तो भाई ये किस में आते हैं? पीपीआईज में क्लासीफाई किए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में किए जाते हैं। ये एंटी अल्सर्स भी होते हैं, एंटी अल्सर एजेंट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब इनके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देखिए ये साफ साफ दिख रहा है। सर ये क्या है? ये तो सर बेंजीन है। और यहाँ पे ये क्या है? ये इमिडाजोल रिंग है। ये सर इमिडाजोल रिंग है। साथ ही साथ इसमें क्या है? सर ये सल्फेनिल ब्रिज है। दिस इज अ सल्फेनिल ब्रिज, यानी कि इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है पायरिडीन ग्रुप, एक पायरिडीन रिंग। ठीक है, अब इस बेंजीन और इमिडाजोल देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम दोनों को कट करके अगर हम सिर्फ एक नाम लिख दें कि सर ये क्या है? दीज आर, देखो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको कह सकते हैं बेंस मिडाजोल, बेंस इमिडाजोल रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? दिस इज सल्फेनिल ब्रिज, दिस इज अ सल्फेनिल ब्रिज and this is our pyridine ring, pyridine ring। ओके, अब देखिए
अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी जगह हमको R1, R2, R3, R4 देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कई जगह हमें X लिखा हुआ भी दिख रहा है। इन सभी जगह पे हमारे एल्किल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ड्रग का जो एक्शन है, जो उनकी बायो अवेलेबिलिटी है, जो टी-हाफ है, जो हमारे बॉडी के अंदर ड्यूरेशन है, जो उनकी एक्सक्रीशन करने की जो क्षमता है, वो सभी चेंज हो जाती हैं। तो और ड्रग का नाम भी चेंज हो जाता है। देखिए, अगर हम इनकी जगह पे, इस X की जगह पे हम क्या रख दें, इस X की जगह पे अगर हम CH रख दें और इस R1 की जगह पे OCH3 लिख दें और इस R2 की जगह पे क्या लिख दें, CH3 ऐड कर दें और इस R3 की जगह पे हम ऐड कर दें CH3 और R4 में भी हम CH3 ही ऐड कर दें, यानी कि R1, R2, R3 में अगर हम CH3 ऐड कर दें, R1 में हम CH और X की जगह पे R1 में हम OCH3 और X की जगह पे CH ऐड कर दें, तो ये हमारी एक ड्रग बन जाती है जिसको कहते हैं ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल कई बार आपने ओमी नाम से आपने सिरप भी देखी होगी, इसका टैबलेट भी देखा होगा। और अगर ये नहीं देखा तो आपने पेंटोप्राजोल का नाम तो सुना ही होगा या फिर रेबिप्राजोल का नाम तो सुना ही होगा। तो इन्हीं सब सब्स्टिट्यूशन से ये सभी ड्रग्स हमको मिल जाएंगी। यहाँ पे कौन कौन सी मेंशन है, ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, टिनेटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड एंटोप्राजोल। इनके बारे में और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अपनी फार्माकोलॉजी में। यहाँ पे हमारा मेन फोकस हमारी सिर्फ केमिस्ट्री पे रहने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी एसिड सिक्रीशन हमारे स्टमक में कैसे होता है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया है हमारी किसका, पेरिटल सेल्स का। किसका, पेरिटल सेल्स का। अब पेरिटल सेल्स पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होते हैं कौन, प्रोटॉन पंप। यहाँ पे कौन है, पीपी हम लिख देते हैं। यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन पंप। इसका हम बना देते हैं, देखो भैया ये कौन है, ये हमारा है पीपी। ठीक है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का क्या काम होता है सर, प्रोटॉन पंप का एक काम होता है कि सर ये अपने अंदर से यहाँ पे इस सेल्स में H+ को ले आएगा और किसको बाहर करेगा सर, K+ को बाहर करेगा। हमारे बॉडी की, हमारी जो सेल्स होती हैं, दीज आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। इनके अंदर पोटेशियम बहुत सारा होता है, तो ये पोटेशियम को क्या करते हैं, अपने से बाहर करते हैं और H+ को अंदर लेते हैं। ठीक है, खैर हम इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो हम कलर चेंज करके दिखा दें। ठीक है सर, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमको, अब देखो ये यहाँ से अंदर जा रहा है, तो अंदर कौन गया, अंदर गया सर हमारा H+, और बाहर कौन आएगा सर, बाहर तो आएगा कौन, हमारा K+। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, हमारे प्रोटॉन पंप का। ठीक, अब इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए इसमें कौन से कलर ले लें, चलिए हम यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास हैं, पहला सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास कौन है, CCK। दूसरा कौन है हमारे पास, हमारे H2 रिसेप्टर। तीसरा कौन है, हमारे M3 रिसेप्टर। हमारे स्टमक में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे स्टमक में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, M3 रिसेप्टर। अब हमारे CCK पे कौन काम करता है सर, गैस्ट्रिन काम करती है। गैस्ट्रिन आएगी, इनको स्टिमुलेट करेगी और ये क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक्शन होगा जिससे ये क्या स्टिमुलेट कराएंगे, ये हमारे प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हमारा H+ का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा हमारे जो हिस्टामिन्स हैं, दूसरा क्या है, हमारे जो हिस्टामिन्स हैं, हिस्टामिन्स क्या करेंगे, इस H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे और इस H2 रिसेप्टर में हमारा ATP का कन्वर्जन होगा किसमें, CAMP में। किसमें, किसकी मदद से, एडिनाइलेट साइक्लेज की मदद से। ये H2 जो हमारा रिसेप्टर है, ये एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेट विल कन्वर्ट ATP टू CAMP। ठीक है, अब ये CAMP हमारा स्टिमुलेट करेगा इस सेकेंड मैसेंजर को, जो कि हमारा किसको स्टिमुलेट करेगा, हमारे प्रोटॉन पंप को, जिससे हमारा एसिड सिक्रीशन H+ जो है और बढ़ेगा। और ये हमारा जो M3 है, इस पे कौन काम करेगा, इस पे काम करेगा एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या काम करेगा यहाँ पे, यानी कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जो कि हमारा फॉस्फोलाइपेज C से काम करता है। फॉस्फोलाइपेज C के पाथवे से काम करता है। फिर यहाँ पे कौन पाथवे एक्टिवेट होगा, IP3DAG पाथवे। IP3DAG पाथवे फिर इसको दोनों मिलके क्या स्टिमुलेट कराएंगे, हमारे कैल्शियम का रिलीज कराएंगे। किसका रिलीज कराएंगे,
कैल्शियम का, और कैल्शियम के रिलीज से क्या होगा, हमारा जो प्रोटॉन पंप है ये स्टिमुलेट होगा और इससे एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा। यानी टोटल करके क्या होगा, हमारे H+ का जो सिक्रीशन है हमारे पेरिटल सेल्स में बढ़ जाएगा। और क्योंकि क्लोराइड का डायरेक्ट एंट्री होता है, इसके जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं वहाँ से हमारा जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली एंटर करता है। अब क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे H+ है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, मिल जाएंगे और हमारे पास हमारे जो बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl का जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में HCl का प्रोडक्शन होता है। आइए देखते हैं अब इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे किसका, हमारे PPI का। अब PPI क्या करती हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि सर ये क्या है, दीज आर आवर बेंजइमिडाजोल रिंग, दिस इज आवर सल्फिनिल ग्रुप, एंड यहाँ पे हमारे पास है पायरिडीन रिंग। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही हमारे स्टमक में H+ मिलता है, H+ आता है, ये H+ से मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन है, जो इस पायरिडीन रिंग में नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये अटैक करता है और यहाँ से एक बॉन्ड बना लेता है, जिससे ये एक 4 मेंबर्ड नई रिंग बन जाती है, एक न्यू रिंग बन जाती है। और जैसे ये न्यू रिंग बनती है, ये हमारा जो नाइट्रोजन है ये दोबारा से इस पर अटैक करता है और यहाँ से ये सल्फ़र वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ये सल्फ़र का एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे जो हमारा सल्फेनिक ग्रुप है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये सल्फ़र में OH जुड़ा हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है। अब ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सल्फेनिक एसिड इंटरमीडिएट और यहाँ पे पायरिडीनियम सल्फेनामाइड स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे ही एक H2O निकलता है तो हमारा सल्फेनामाइड बन जाता है और इन्हीं में अगर H2O जुड़ जाएगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा, हमारा सल्फेनिक एसिड बन जाएगा। और यहीं पे हमारी बाइंडिंग साइट होती है किसकी, प्रोटॉन पंप की। तो ये प्रोटॉन पंप इन्हीं सल्फर के पास आके बाइंड करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे जो प्रोटॉन पंप होते हैं H+ के ATPase और इनके लास्ट में ग्रुप जुड़ा होता है SH। अब ये जो S होता है ये इसी S के पास आके जुड़ जाएगा। अब इसी S के पास आके जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये इस S से जुड़ गए और ये जो H होता है ये यहाँ पे इन नाइट्रोजन के पास जुड़ जाता है। अभी जब ये S के पास जुड़ गए यानी कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, हम इन सभी को हटा देते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स पे अगर देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब हमारे बॉडी में एंजाइम ही नहीं है जो हमारे एसिड की सिक्रीशन कराती है, वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हमारे H+ का प्रोडक्शन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हमारे H+ का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको लैंग्वेज में देखें तो क्या हो, दी H+ K+ ATPase प्रोटॉन पंप ऑफ एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटल सेल्स इज मीडिएटर ऑफ एसिड सिक्रीशन। ठीक है, यहाँ पे पता है हमको, द न्यूयर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीमिडाजोल हैव डेवलप्ड एज स्पेसिफिक इनिबिटर बिकॉज H+ K+ ATPase प्रोटॉन पंप इज यूनिक टू पेरिटल सेल्स। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी बेंजीमिडाजोल रिंग्स हैं ये इतनी ज़्यादा अब डेवलप कर दी गई हैं कि ये हमारे स्पेसिफिक इनिबिटर्स बन गए हैं। ठीक है, और ये किसको क्या करते हैं, हमारे H+ K+ ATPase प्रोटॉन पंप इनिबिटर के यूनिक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करते हैं और उनके साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। These benzimidazoles are used in peptic ulcer। यही बेंजीमिडाजोल कहाँ यूज होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स में यूज होते हैं। The PPI have sulfonyl group in a bridge between substituted benzimidazole and pyridine rings। हमने ऑलरेडी देखा। These agents are chemically stable and lipid soluble weak bases। ये क्या होते हैं, ये weak bases होते हैं and lipid soluble भी होते हैं। विदाउट इनिबिटरी एक्टिविटी एट न्यूट्रल pH। न्यूट्रल pH पे भी ये बिल्कुल इनिबिटरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दीज न्यूट्रल वीक बेसेस रीच द पेराइटल सेल फ्रॉम द ब्लड एंड डिफ्यूजेज इनटू द सेक्रेटरी कैनिकुलाई। ठीक है, ये बात देखने से ही क्लियर है। हियर द ड्रग बिकम्स प्रोटोनेटेड एंड ट्रैप्ड। अब यहाँ पे देखो ड्रग आया, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, हमने ड्रग दिया, अब ड्रग के साथ क्या होगा, ये एंजाइम बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये यहाँ से अगर बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो अब ये एंजाइम क्या हो गया, एंजाइम यहाँ से चला गया, यानी एंजाइम क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एंजाइम लॉस हो गया तो ये क्या हमारे बॉडी में H+ का प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है, हमारी उसकी फैक्ट्री नहीं है, तो हम H+ बनाएंगे कहाँ से। ठीक है, The protonated agent rearranges for the producing sulfuric acid and sulfonamide which covalently interact with sulfihydryl group of cysteine as critical sites and extracellular domain of H+ K+ ATPase। Thus it irreversibly inhibit the gastric acid secretion। कहने का मतलब क्या हुआ सर,
कहने का मतलब देखो बच्चे यही है कि जो हमारी इंजाइम की साइट है यानी कि H+K+ATPases, और इसमें लास्ट में SS ग्रुप जुड़ा होता है। ये SS ग्रुप जाके कहाँ जुड़ता है, इसी S से जुड़ता है। ये जो S है यहीं पे जुड़ता है, इसी S पे ये S जाके जुड़ जाएगा और ये H क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारे N के पास। ये जो N है यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे N खाली है, यहाँ पे S खाली है, तो ये ब्रेक होंगे आपस में और यहाँ दोनों जगह पे ये जुड़ जाएंगे। यही बात यहाँ पे कही गई है। अब यूजेज में देखा जाए तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग अल्सर्स, हीमोरेजिक अल्सर्स कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कॉज करता है सर, अल्सर कॉज करता है, जिसके लिए हम PPIs देते हैं। दे ऑल्सो अलाउ कंटिन्यूअस यूज ऑफ एनसेड्स इन पेशेंट विथ नॉन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, जिनमें पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है उनमें भी ये लगातार चलाई जाती है, और जिनको होने के चांसेस हैं उनको प्रिवेंट करना है उनमें भी ये दिया जाता है। द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिवेंटिंग रिकरिंग हेमोरेजिक अल्सर्स। हेमोरेजिक अल्सर्स यानी कि वो अल्सर जिसमें से हमारे ब्लड का लॉस हो रहा है, उनके लिए भी हम ये देते हैं, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं। द क्लॉट फॉर्मेशन कंप्राइजेज द प्रोसेस दैट वीकेंस द एसिडिक इन्वायरमेंट। जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। The clot integrity is maintained in the ulcer bed by suppression of gastric acid secretion by proton pump inhibitor। सीधी सी बात है, वही बात घुमा घुमा के बार बार कही गई है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को अगर हम यूज करेंगे तो हमारी एसिड सिक्रेशन हमारे स्टमक में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो क्लॉट्स बनेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, और हमारे जो डिक्रीज हो रहा है, हमारा जो एक्टिविटी है जो अल्सर की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, वो आगे नहीं देखने को मिलेगी। अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग की बात करें तो यहाँ पे हमारा ओमिप्राजोल है। इसका ये स्ट्रक्चर है, हमने ऑलरेडी बताया कि आप ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको CH3 जोड़ना है, यहाँ पे क्या है OCH3, और यहाँ पे X की जगह पे आपको X यानी कि CH2 जोड़ देना है, CH जोड़ देना है एक्चुअली। तो ओमिप्राजोल इनहिबिट द प्रोटॉन पंप एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। ठीक है, अब सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4-मिथॉक्सी बेंजीन 1,2-डाइअमीन दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे CH2 एंड C2H5ONA को। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बन के आएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, और इनके साथ जब हम इस स्ट्रक्चर को यानी कि Cl में एक बेंजीन, देखिए ये क्या है, एक बेंजीन ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, इनसे एक सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन है जो कि हमारे एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और 3 CH3 जुड़े हुए हैं। जहाँ पे आपको CH3 देखिए, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, ओमिप्राजोल। पायरिडीन में अगर तीनों जगह R2 R3 R4 में अगर CH3 दिखे तो आपको आंख बंद करके ओमिप्राजोल टिक कर देना है, लगा देना है, लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH3 मेंशन है। अब NaH के प्रेजेंट में ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहाँ पे ये क्या है, बेंजइमिडाजोल, और यहाँ पे ये क्या है, पायरिडीन रिंग। बीच में हमारा बनेगा क्या, सल्फेनिक ब्रिज। अब यहाँ पे M क्लोरो पर बेंजोइक एसिड देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए सल्फेनिक ब्रिज भी बन के तैयार हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, सल्फेनिक ब्रिज। ठीक है, तो ये भी बन के तैयार हो गया, और लास्ट में हमारा जो देखिए सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ पे भी क्या था, ये हमारा बेंजइमिडाजोल रिंग है, ये हमारा सल्फेनिक ब्रिज है, ये हमारा क्या है, पायरिडीन रिंग है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर मिल गया। इसी तरीके से बाकी सभी स्ट्रक्चर की सिंथेसिस हम करते हैं। मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म सेम है। क्या करते हैं, सप्रेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय इनहिबिटिंग दी H+K+ATPase। जितने भी हमारे PPIs होते हैं सबके मैकेनिज्म सेम है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी मैकेनिज्म किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको लिखना यही है कि ये सप्रेस करेंगे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बाय इनहिबिटिंग दी H+K+ATPase एंजाइम। ठीक है, इन द गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स। Thus, by acting the specifically proton pump, it blocks the final step of acid production and reduces the gastric acidity. Uses क्या है? It is used in GERD, है ना? एंड सेकेंड देखा जाए, इट प्रमोट द हीलिंग ऑफ इरोसिव ईसोफेजाइटिस, यानी हमारे ईसोफेगस में जो अल्सर्स होते हैं, जो कट्स होती हैं, उनको भी ये ट्रीट करते हैं, डैमेज कॉज टू द ईसोफेगस बाय स्टमक एसिड। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिलीव द हार्ट बर्न। हमारे कई बार गैसेस की वजह से हमारे हार्ट बर्न भी होते हैं, उसको भी ये ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। एंड डिफिकल्टी इन सॉलोइंग एंड परसिस्टेंट कफ। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखें, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेजियल कैंसर यानी कई बार हमारे पास जो चोट लगी होती है हमारे ईसोफेगस में, जो अल्सर्स होते हैं स्टमक एसिड से, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कैंसर कॉज कर देते हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करते हैं।
इट इज यूज अलॉन्ग दी विथ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द गैस्ट्रिक अल्सर कॉज्ड बाई एच पाइलोरी। साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है इनके साथ में। ये क्वेश्चन एक बार जीपैट में भी पूछा जा चुका है इन 2021 में। तो चलिए लैंसोप्राजोल की बात करें, इसमें क्या, इट इज लैंसोप्राजोल इज अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोमिडाजोल प्रो ड्रग। याद रहे हमारा लैंसोप्राजोल क्या है, दिस इज अ प्रो ड्रग। अगर आपको प्रो ड्रग के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जब भी स्टार्ट करेंगे तो प्रो ड्रग बताते हुए ही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लैंसोप्राजोल इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजोमिडाजोल प्रो ड्रग हैविंग सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्टिविटी, इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ये क्या करता है, एसिड प्रोडक्शन को ये भी रोकता है। क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हमको लर्न कर लेना है। बना बना के 2 बार 3 बार 4 बार जब जब आप बनाएंगे तब तब ये आपके दिमाग में बनेगा और वैसे ही याद रहेगा। इसको एक बार देखने से तो कभी नहीं याद होने वाला है। सिंथेसिस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एन ऑक्साइड ऑफ 2,3 डाइमिथाइल पायरिडीन ये लेंगे और इसका नाइट्रेशन करा देंगे। नाइट्रेशन जब हम कराएंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, इस जगह पे हमको NO2 जुड़ा मिलेगा और फिर यूज करेंगे CH3CH2OH यानी कि बेस एडिशन एलिमिनेशन। और फिर यहाँ पे देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था यहाँ से N निकल जाएगा और यहाँ पे OCH2CF3 जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो था ये O से लेकर के यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मिला, इसमें हम AC2 और पोलोनस की रिएक्शन कराएंगे। इससे हमको फिर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से लर्न कर लेना है, बना बना के लर्न कर लेना है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें हम SOCl2 का रिएक्शन कराएंगे और जिससे हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए SOCl2 का रिएक्शन जहाँ भी हम कराएंगे वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन ऐड हो जाने को मिलेगा, ठीक है। अब क्लोरीन हमको ऐड हो गया, अब जहाँ पे भी क्लोरीन ऐड हुआ है उसमें हम रिएक्शन करा देंगे इसका, इस स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर आपको फेमिलियर होगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक बेंजीन, एक हमारा इमिडाजोल रिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, ओहो ये तो हमारा बेंजीमिडाजोल रिंग फिर से आ गया, ठीक है। तो इससे रिएक्शन कराएंगे MCPBA और यहाँ पे हमको लैंसोप्राजोल का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अब सभी स्ट्रक्चर्स को आपको लर्न करना है। सिंथेसिस इसमें गिवन है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके उसको बना के आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म इनका सेम रहने वाला है तो इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। यूजेज भी लगभग सेम है, यूज इन ट्रीटिंग द एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD एंड यूज इन इरेडिकेटिंग द H पाइलोरी इरेडिकेशन, ठीक है। यूज विद कॉम्बिनेशन विद एनसेट्स, इनको एनसेट्स के साथ यूज करते हैं। ये भी आपको कमेंट करना है कि कौन से एनसेट्स के साथ इनको हम यूज करते हैं। अभी हमने अब फिनिश किया है एनसेट्स, तो आपको एनसेट्स का भी ध्यान रखना है कि कौन से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनके साथ हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को देते हैं। अब एनसेट्स क्यों देते हैं सर, एनसेट्स तो हम इसलिए देते हैं ताकि जो इसके साथ जो ब्लीडिंग हो रही हो उसको हम रोक दें। ब्लीडिंग के लिए ध्यान रहे, जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स में हमारा जो एनसेट यूज होता है वही इसका आंसर होगा, तो ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। Rabeprazole, it is also an anti-ulcer drug that blocks the H+K+ ATPases of the coating gastric cells. It also inhibits the dose-dependent oppressed basal and stimulated gastric acid secretion. ये उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है जिसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। सिंथेसिस भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल 4 नाइट्रोपिरिडीन है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इस NO की जगह पे क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे और फिर हमारे पास ये 3 रिएजेंट्स आएंगे, ACO2 पोलोनॉस्की रिएक्शन, H3O+ एंड SOCl2। वैसे तो ये अलग अलग भी आप लिख के कर सकते हैं, इससे रिएक्शन थोड़ी लंबी हो जाती, तो इनको आप एक ही बार लिख के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। आपको इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मेंशन करेंगे और इसको रिएक्ट कराएंगे हमारे किससे, हमारे बेंजीमिडाजोल रिंग से, ठीक है। तो इससे रिएक्ट कराएंगे और हम इन प्रेजेंस ऑफ M क्लोरो पर बेंजोइक एसिड हमको रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको इसी तरीके से लर्न कर लेंगे। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो चीज़ें रटने वाली हैं उसको एक बार समझ के 10 बार लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये एग्जाम में ऐसे ही याद रहने वाला है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म भी क्या है, सेम है। रेबिप्राजोल इज एन एंटी सेक्रेटरी कंपाउंड, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीमिडाजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि सप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। देखिए ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बार बार, ये मेरे लिए नहीं लिखा हुआ है, ये आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप जब इसको अपने कॉपी में मेंशन करें, अपने आंसर्स में मेंशन करें। अब सपोज 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 5 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आप 2 लाइन तो लिख के आओगे नहीं। तो ये सभी चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप अपने कॉपी में उस तरीके से उसको लिख सको, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, सिंस दिस एंजाइम सिस्टम इज द एसिड प्रोटॉन पंप इन द पैराइटल सेल्स, रेबिप्राजोल इज कंसिडर्ड द गैस्ट्रिक एसिड पंप इनहिबिटर विच इनहिबिट्स द फाइनल स्टेप ऑफ एसिड प्रोडक्शन। यूजेज भी इसका सेम रहने वाला है, जीआरडी में काम आता है, इसोफेजाइटिस में काम आता है, हमारे हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन यानी कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये काम आता है। सिस्टमिक मैस्टोसाइसिस एंड मल्टीपल एंडोक्राइन एडिनोमाज में काम आते हैं, यानी कि बहुत सारे जो हमारे एडिनोमाज यानी कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं उनको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस इज यूज टू ट्रीटिंग द ड्यूडनल अल्सर, जो हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं उनको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है विदाउट द इन्फेक्टिव हेलिकोबैक्टर पेलाई, चाहे वो एच पाइलोरी से हुआ हो चाहे उनसे वो ना हुआ हो। ठीक है, यानी कि एच पाइलोरी वाले को तो ये ट्रीट करेगा ही, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो एच पाइलोरी से नहीं भी हुए हैं तो ये उनको भी ट्रीट करने में सक्सेसफुल है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग द डे टाइम एंड नाइट टाइम हार्ट बर्न, जो हमारे दिन में और रात में हमको हार्ट बर्न होता है, लोग कहते हैं सर हमको डकार आती है अलग अलग तरीके की जिसमें हमको ठीक नहीं लगता है, कुछ प्रॉब्लम सी होती है, तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव है। कौन? सर हमारे रेबिप्राजोल।